कभी किसी से बात करने के बाद ऐसा लगा है कि आप कुछ ऐसा करने के लिए मान गए जो असल में करना ही नहीं चाहते थे? या कभी अपनी ही यादों पर शक हुआ हो क्योंकि किसी ने यकीन दिला दिया कि जो हुआ वो वैसे नहीं बल्कि किसी और ही तरह से हुआ था? देखिए, ये सिर्फ कोई अजीब बातचीत नहीं होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर न दिखाई देने वाली ताकत का संकेत हो सकता है, जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। तो आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना लग सकता है ना? लेकिन यही सवाल डार्क साइकोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। ये सिर्फ लोगों को कोई काम करने के लिए मनाना नहीं है, नहीं, ये उनके विचारों, उनकी भावनाओं और यहाँ तक कि सच को लेकर उनकी सोच को बदलने की कला है। और मजे की बात यह है कि ये सब अक्सर बिना उनकी जानकारी के होता है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका असर हर जगह है, हमारे पर्सनल रिश्तों से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस मन में शक, असुरक्षा या इच्छा के छोटे छोटे बीज बो देते हैं, और फिर समय के साथ ये बीज जड़ पकड़ लेते हैं और हमारे फैसलों को इस तरह बदलने लगते हैं जो हमें बिल्कुल नेचुरल लगता है, भले ही उन्हें बाहर से किसी और ने लगाया हो। तो ये जो अदृश्य प्रभाव है, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए, इस पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन तरीकों को समझना शुरू करते हैं जिनसे डार्क साइकोलॉजी हमारे चारों ओर की दुनिया में काम करती है, अक्सर हमारी नज़रों से छिपकर। तो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये लोगों के बर्ताव को उनके बिल्कुल बेसिक लेवल पर प्रभावित करने का एक एक्टिव साइंस और आर्ट है। ये तर्क को, लॉजिक को बाईपास करके सीधे हमारे सबसे गहरे डर, इच्छाओं और असुरक्षाओं पर निशाना साधता है, और यही बात इसे इतना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक बनाती है। इसे एक साइकोलॉजिकल हथियार की तरह सोचिए। जो लोग इन तकनीकों को समझते हैं वो लोगों की राय बदल सकते हैं, उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने पे मजबूर कर सकते हैं, और यहां तक कि उन्हें अपनी ही सच्चाई पे शक करने पे भी मजबूर कर सकते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें इमोशनल मैनिपुलेशन और इंसानी बर्ताव की गहरी समझ शामिल है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? ये अक्सर 3 स्टेप वाली एक प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले एक मैनिपुलेटर आपकी कमजोरियों को पहचानता है। हो सकता है आप लोगों को खुश करना चाहते हो या आपको रिजेक्शन से डर लगता हो। फिर वो उन्हीं कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जो आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं, और आखिर में जब आप इमोशनली कमजोर होते हैं तब वो आपके फैसलों को अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ देते हैं। तो अब जब इसका बेसिक फंडा समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि डार्क साइकोलॉजिस्ट अपने शस्त्रागार में कौन-कौन से सबसे आम और शक्तिशाली हथियार रखते हैं। पहला हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी किसी के मन में अपराध बोध पैदा करना। ये क्लासिक टेक्निक है जहां कोई आपको किसी ऐसी चीज के लिए दोषी या जिम्मेदार महसूस कराता है जो शायद आपकी गलती है भी नहीं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप इतना असहज महसूस करने लगें कि उस अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए उनकी मांग मान लें। ये एक बहुत ही सरल सा वाक्य है, मुझे दुख है कि तुमने मेरी मदद नहीं की, लेकिन ये गिल्ट ट्रिपिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है। देखिए, ये वाक्य सीधा सीधा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये इशारा करता है कि आपके एक्शन की वजह से उन्हें दुख पहुंचा है। ये आपको डिफेंसिव मोड में डाल देता है, और हो सकता है कि अगली बार आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, भले ही वो आपके लिए सही ना हो। गैस लाइटिंग शायद डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक और नुकसानदेह तरीका है। ये सिर्फ किसी को अपनी बात मनवाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी असलियत की नींव को ही हिला देने के बारे में है। एक गैस लाइटर किसी को उसकी अपनी यादों, उसकी भावनाओं और यहां तक कि उसकी समझ पर भी सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। गैस लाइटिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो है कंट्रोल। किसी के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करके मैनिपुलेटर उसे अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना देता है। इंसान अपने खुद के फैसलों पर भरोसा करना बंद कर देता है और हर चीज के लिए उनकी तरफ देखने लगता है, जिससे उन्हें उस पर पूरी शक्ति मिल जाती है। और फिर आती है डर की तकनीक। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियार है। ये किसी भी चीज के डर का फायदा उठाता है, अपनी नौकरी खोने का डर, समाज में बेइज्जती का डर, या यहां तक कि किसी शारीरिक नुकसान का डर। इस डर को पैदा करके एक मैनिपुलेटर आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकता है जो आप नॉर्मली कभी नहीं करेंगे।
अब डार्क साइकोलॉजी के इतने सारे नेगेटिव पहलू देखने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या यह हमेशा बुराई होता है? क्या इन शक्तिशाली साइकोलॉजिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल कभी अच्छे के लिए भी किया जा सकता है? चलिए इस कॉम्प्लेक्स सवाल की पड़ताल करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या प्रभाव और मनाने के ये तरीके अपने आप में बुरे हैं, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? क्या एक डॉक्टर जो किसी को स्मोकिंग छोड़ने के लिए डराता है, वो उसी कैटेगरी में आता है जिसमें एक बॉस आता है जो किसी से देर तक काम करवाने के लिए डराता है? आखिर वो लाइन कहाँ है? चलिए ऑफिस के इस उदाहरण को देखते हैं। दोनों बयान एक ही लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन दोनों बहुत अलग साइकोलॉजिकल सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। पहला डर और बुरे नतीजों पर निर्भर करता है, जो डार्क साइकोलॉजी का एक मेन एलिमेंट है। दूसरा प्रेरणा और पॉजिटिव रिवॉर्ड का इस्तेमाल करता है। देखिए, काम दोनों से हो सकता है, लेकिन दोनों बहुत अलग इमोशनल रिएक्शन और लंबे समय के नतीजे पैदा करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। ये एक ऐसी तकनीक है जहां आप किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ये कहकर कि वो ऐसा ना करें या कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये लोगों की अपनी आज़ादी साबित करने की इच्छा का फायदा उठाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एक बच्चे से ये कहना, मुझे नहीं लगता कि तुम ये समझ पाओगे। ये बात बच्चे के आत्मसम्मान को एक चैलेंज की तरह लगती है और उन्हें गलत साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। इस मामले में नतीजा तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये एक मनचाहा व्यवहार पाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक तकनीक का ही इस्तेमाल है। ये दिखाता है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ सवाल ये उठता है कि हम खुद को डार्क साइकोलॉजी के नेगेटिव असर से बचाएं कैसे? ये आखिरी सेक्शन शायद सबसे ज़रूरी है। चलिए अपनी मेंटल डिफेंस बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी ढाल है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी खुद की इमोशनल रिएक्शंस पर ध्यान देना। अगर किसी बातचीत के बाद असहज, दोषी या कंफ्यूज महसूस हो रहा है, तो एक कदम पीछे हटें और सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहचानने की क्षमता कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उनके असर को बेअसर करने का पहला कदम है। या कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, किसी भी रिक्वेस्ट के पीछे के इरादे पर हमेशा सवाल करें, खासकर अगर वो अजीब लग रही हो। दूसरा, अपने इमोशंस पर काबू रखने की प्रैक्टिस करें। इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशन को ठंडे दिमाग से एनालाइज करने की कोशिश करें। तीसरा, दबाव में कभी कोई फैसला ना लें। मैनिपुलेटर अक्सर एक झूठी अर्जेंसी बनाते हैं। और आखिर में, अपराध बोध और डर की तकनीकों के पैटर्न को पहचानना सीखें ताकि आप उन्हें देखते ही समझ जाएं। आखिर में सारी बात ज्ञान पर आकर टिकती है। डार्क साइकोलॉजी की इन तकनीकों को समझना एक दोधारी तलवार की तरह है। यह आपको दूसरों के प्रति ज्यादा समझदार बना सकता है, जिससे आप उनके बर्ताव के पीछे की वजहों को देख सकते हैं। साथ ही यह आपको मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के लिए जरूरी टूल्स भी देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या इसे सेल्फ अवेयरनेस और बचाव के लिए एक टूल की तरह देखा जाएगा या कुछ और? ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में है।